राजस्थान की आधी आबादी जाट है, लेकिन फिर भी ना कोई साथ है। जी हाँ, राजस्थान की आधी आबादी करीब जाटों की है, लेकिन अगर हम राजस्थान का राजनीतिक इतिहास उठाकर देखें तो कभी राजस्थान में जाटों का मुख्यमंत्री नहीं रहा, और उसके पीछे क्या गहन और राजनीतिक वजह है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी। जी नमस्कार सर। जी सर, हमारा सबसे पहला सवाल चर्चा का यही है, राजस्थान की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो सबसे ज्यादा जाटों की है, लेकिन फिर भी कभी राजस्थान में जाटों का मुख्यमंत्री क्यों नहीं रहा? इसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस, क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस का ही यहाँ राज था। करीब 25 साल से ज्यादा कांग्रेस ने राजस्थान में राज किया। विधानसभा में मुख्यमंत्री कांग्रेस का रहा, बीच में राष्ट्रपति शासन जरूर लगा। कांग्रेस ने जाटों के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनने दिए। जाटों की राजनीति जरूर की, जाटों के बहुत सारे नेता थे, लेकिन उनका करियर खत्म करने का काम, जाटों को आगे न आने देने का काम कांग्रेस ने किया। और ये बात सही है, जाटों की वर्तमान में भी आबादी 15% के करीब है। कुछ लोग कहते हैं कि 30% तक है, लेकिन जो 2011 के आसपास की जो जनगणना थी उसके हिसाब से 12% थी, जो कि बाद में बढ़ी ही है। और सबसे ज्यादा राजस्थान में जाट ही हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने कभी भी लंबे समय तक राज करने के बावजूद कभी किसी भी जाट नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। सर, इसके पीछे सबसे मुख्य वजह क्या है कि जाटों को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया? मतलब आप देखेंगे तो अच्छी राजनीतिक पकड़ काफी जाट नेताओं की रही, और ऐसे कौन से तमाम नेता भी हमने अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो, लेकिन उनको मुख्यमंत्री पद तक क्यों नहीं पहुंचने दिया? इसकी बड़ी वजह ये हो सकती है कि जाटों के अंदर एक अपनी हनक होती है, एक अपनी ठसक होती है। ये कांग्रेस को शायद पसंद नहीं है। नाथूराम मिर्धा जी थे, अगर आप बात कर रहे हैं तो 1952 में जब सबसे पहली बार यहाँ चुनाव हुए थे तो नाथूराम मिर्धा जी सबसे बड़े जाट नेता थे। उनका प्रभाव पूरे राजस्थान के अंदर था। जितनी भी जाट सीटें थी, करीब 15 से 20 विधानसभा की सीटों पर डायरेक्ट उनका प्रभाव था। इनको कांग्रेस लगातार लंबे समय तक जीतती रही। वो 4 बार विधायक बने। 1952 से 1967 तक लगातार वो विधायक रहे, यानी 1971 तक वो विधायक रहे थे। 1967 का भी चुनाव उन्होंने जीता था, और सबसे पहले वित्त मंत्री थे राजस्थान के। उन्होंने ही सबसे पहला बजट पेश किया था राजस्थान की विधानसभा में। और कांग्रेस में वो 1980 के लमसम तक रहे, आसपास तक रहे। 1977 का जो लोकसभा का चुनाव था उसको उन्होंने उस परिस्थितियों में जीता जब कांग्रेस आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए थे, इंदिरा गांधी से लोगों की नाराजगी थी, इमरजेंसी से लोगों की नाराजगी थी, तो पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया था। इसके बावजूद नागौर की सीट से नाथूराम मिर्धा जी जीते थे। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कभी भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बना। इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने 1980 के आसपास कांग्रेस को छोड़ दिया था। फिर कुछ समय तक वो दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़े, लेकिन बाद में फिर से वो कांग्रेस में वापस आ गए और अपना आखिरी चुनाव भी कांग्रेस से लड़ा था। और आपको मजेदार बात यह है कि जब वो 1996 का चुनाव लड़ रहे थे, वो बुरी तरह से बीमार थे, अपना चुनाव प्रचार भी वो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने सिर्फ लोगों के नाम पे एक पत्र जारी किया कि मैं चुनाव प्रचार की स्थिति में नहीं हूं, तो आपके बीच में चुनाव प्रचार करने नहीं आ पाऊंगा। इसके बावजूद वो 1,59,000 वोटों से सांसदी का चुनाव जीते थे। ऐसे व्यक्ति को कभी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। जी सर, एक और बड़ा नाम शायद हम सबको ना पता हो, राजस्थान की राजनीतिक इतिहास में रहा है परशुराम मदेरणा का। वो नाम शायद हम भी नहीं जानते थे। जाटों के बहुत ही ताकतवर और गद्दावर नेता उन्हें कहा जाता है। सर, उन्हें भी कभी सीएम के पद तक कांग्रेस ने, आप जैसे कह रहे हैं उनका रोल रहा है, नहीं पहुंचने दिया। इसके पीछे क्या वजह रही होगी? देखिए, नाथूराम मिर्धा जी के बाद में अगर नाम आता है तो परशुराम मदेरणा जी के आता है। परशुराम मदेरणा जी वाकई में बड़े कद्दावर थे, और जाटों को भी लगता था कि वो तो मुख्यमंत्री एक ना एक दिन बनेंगे ही। 1998 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे राजस्थान में, परशुराम मदेरणा जी उस समय विपक्ष के नेता थे कांग्रेस से। जब चुनाव हुए विधानसभा के, तो उन्हीं के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा गया था। ये था कि सबको ये तय था कि अगर कांग्रेस जीतती है तो परशुराम मदेरणा मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन चुनावों में कांग्रेस ने 153 सीटें जीती थी 200 में से। कांग्रेस द्वारा अब तक जीती गई हाईएस्ट सीटें हैं ये।
153 से ज्यादा कांग्रेस न पहले जीत पाई थी, ना अब तक जीत पाई है। सिर्फ क्या वजह थी कि परशुराम मदेरणा को जाटों ने खुल करके लामबंद होकर के एक एक वोट परशुराम मदेरणा जी के नाम पर कांग्रेस को पड़ा था। लेकिन जब सीएम बनाने की बारी आई तो अशोक गहलोत जी को बना दिया गया। और दिलचस्प बात आप समझिए कि अशोक गहलोत जी वर्तमान सीएम पर तमाम तरह के टिप्पणियां करते हैं, लेकिन सबसे पहले राजस्थान के एक्सीडेंटल सीएम अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत उस समय पे कहीं नाम दूर तलक नहीं था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मतलब बिल्कुल भी कोई सोच विचार भी नहीं रहा था, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अशोक गहलोत, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट तक नहीं दिया था। विधानसभा का चुनाव 1998 में अशोक गहलोत नहीं लड़े थे, लेकिन जब इतना बड़ा बहुमत आ गया तो सोनिया गांधी जी चाहती थी कि परशुराम मदेरणा जैसे कद्दावर व्यक्ति को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए कि जिस पे पूरी तरह नियंत्रण रहे और दिल्ली से वह पूरी राजस्थान की सत्ता को चला सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या है, बलराम जाखड़ जी को भेजा, माधवराव सिंधिया जी को भेजा, और उन्होंने यहाँ विधायकों से बातचीत की। विधायक सब चाहते थे कि परशुराम मदेरणा जी बने, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सोनिया गांधी जी ने कुछ भेजा है, अगर आप सोनिया गांधी जी के नाम पर सहमत हो तो एक लाइन का प्रस्ताव पास कीजिए कि हाँ जी, सोनिया गांधी जी ने जो कहा होगा हम उनको सीएम बना देंगे। तो कहा गया कि अशोक गहलोत को सीएम बनाया जाए। अशोक गहलोत सीएम बन गए। अब चूंकि विधायक ही नहीं थे, विधायक का चुनाव ही नहीं लड़ा था, अशोक गहलोत के लिए एक सीट खाली करवाई गई और वहां से उपचुनाव करवाया गया, क्योंकि नियम है कि 6 मंथ के भीतर आपको चुनाव जीतना ही होगा अगर आपको मुख्यमंत्री बने रहना है। वहां से वो चुनाव जीते। उसके बाद में उनका सिलसिला शुरू हुआ और परशुराम मदेरणा, आप सोचिए कि ठीक है, कह सकते हैं कि नाथूराम मिर्धा जी बीजेपी में चले गए थे, जनता दल से चुनाव लड़ने चले गए थे, क्योंकि उस समय जनता दल हुआ करती थी और जनता दल से चुनाव लड़ गए थे, तो उन पे भरोसा नहीं रहा था कांग्रेस को, हो सकता है बाद में सीएम बना दिया जाता है, ठीक है, तमाम तरीके। लेकिन परशुराम मदेरणा जी इतने बड़े नाम थे, उन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया, 153 सीटें लेकर के आए, लेकिन उनको दरकिनार करके एक नए व्यक्ति को, जिसको राजनीति का भी लंबा अनुभव नहीं था, जो कभी विधायक भी नहीं रहा था, कभी विधायक का चुनाव तक नहीं लड़ा था, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया और उसके बाद में विधायक का चुनाव लड़वाया गया। अब आप बताइए, एक्सीडेंटल सीएम अशोक गहलोत बने थे, ये सभी को समझ में आ जाएगा। तो सर मतलब आपने जो भी आंकड़े, जो भी फैक्ट सामने रखे हैं, तो इनके तर्ज पर ये कहना शायद बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने सभी जाट नेताओं का सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल सही बात है। आप अगर ऐसा देखें तो अशोक गहलोत ने जाट वोटों का ही फायदा उठाने के लिए, जब सचिन पायलट मानेसर चले गए थे कुछ विधायकों के साथ में और पूरी सरकार होटल में बंद थी, अशोक गहलोत जी के सारे विधायक एक होटल में बंद थे, उस समय पे अशोक गहलोत को ये चिंता थी कि अगर मैं 2023 का चुनाव होता है तो मैं कैसे फिर से वापसी करूं। तो इसके लिए उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को हथियार बनाया, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया गया, जबकि उनको कितने से लोग जानते हैं, उनका अपनी सीट पे ढंग से प्रभाव नहीं है, वो 5 सीटों को जिताने की गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन चूंकि वो जाट हैं तो उनको था कि एक बार प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। जैसे परशुराम मदेरणा जी के पीछे सारे जाट लामबंद हो गए थे, तो गोविंद डोटासरा जी के भी पीछे पूरे जाट लामबंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर चोर कहते हैं जाट तो डोटासरा जी को, अभी हनुमान बेनीवाल की रैली में नारे लगे थे डोटासरा जी के लिए, चोर है वो। हाँ, जैसे काम हुए हैं, उनके शिक्षा मंत्री रहते, जिस प्रकार से पेपर लीक हुए, तो जनता तो कुछ भी नारे लगा सकती है, जनता स्वतंत्र है जी। और सर अगर अभी हम, ठीक है, इतिहास में जो हुआ वो कह सकते हैं, पर अभी अगर हम जाटों के नेता को देखें, हनुमान बेनीवाल जोरों से अपनी राजनीति कर रहे हैं, भले ही ऐसे भर्ती परीक्षा के नाम पे कर रहे हो, पर राजनीति जोरों से चमका रहा है। अभी 1 लाख युवाओं की रैली निकाली है, तो आपको लगता है आने वाला राजस्थान की राजनीति का भविष्य होगा, उसमें हनुमान बेनीवाल एक बड़ा नाम बनकर उभरेगा, लगता है आपको ऐसा कुछ? अभी वर्तमान हालात में तो हनुमान बेनीवाल जी के या किसी अन्य जाट नेता के मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जाटों की राजनीति को खत्म कर दिया। हनुमान बेनीवाल जी के पास में संगठन नहीं है। आप मान सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी ने 1 लाख लोगों को जुटा लिया, जाटों को लामबंद कर दिया, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि भरतपुर है, भरतपुर क्षेत्र जाटों का गढ़ है, आप वहां हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी से आप किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, कैसे भी व्यक्ति को, 1000 वोट से ज्यादा कहां पा पाएंगे, 5000 वोट, चलिए बहुत अधिकतम हो गए तो 10,000 वोट पा लिए, तो उससे तो वो तो एक विधायक अपने क्षेत्र में नहीं जीता पाए, उपचुनाव में वो उनके स्वयं के भाई हार गए। तो आप सोच करके देखिए ना, अच्छा चलिए मान लीजिए तो 2-4 विधायक वो जिता भी ले जाते हैं, तो उससे राजस्थान में मुख्यमंत्री तो नहीं बना जा सकता है,
तो उनको अगर मुख्यमंत्री बनना है तो उनको किसी ना किसी बड़ी पार्टी का ही साथ चाहिए, या फिर उनको थर्ड फ्रंट खड़ा करना रहेगा, जिसमें कि तमाम अपना बीएपी पार्टी है, उनकी स्वयं की आरएलपी पार्टी है, आरएलडी भी है, तो ऐसी बीएसपी भी है। तो इन सबको लेकर के अगर वो खड़ा करेंगे तब जाकर के कहीं उनका कोई सपना पूरा हो पाए तो बात अलग है। अदरवाइज वो अपनी एक नागौर की सीट से कभी सांसद रह सकते हैं तो कभी विधायक रह सकते हैं, मुख्यमंत्री रहना तो अभी बहुत दूर की बात है। बहुत शुक्रिया सर आपके तमाम विचारों का। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? क्या वजह है कि राजस्थान में कभी जाटों का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया? आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जानकारी को शेयर जरूर करें और देखते रहे राजस्थान वन।